नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं वर्ल्ड न्यूज। चीन के बेंडिंग ग्लास ब्रिज की दुनिया भर में चर्चा बनी हुई है। हाल में जनता के लिए खुले इस बेंडिंग ग्लास ब्रिज की लंबाई 100 मीटर है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। इसकी खास बनावट की वजह से इसे बेंडिंग ब्रिज नाम दिया गया है। इसकी अनोखी बनावट लोगों को भ्रम में डाल रही है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर क्यों ये ब्रिज चर्चा का विषय बना हुआ है। चीन के बेंडिंग ग्लास ब्रिज की दुनिया भर में चर्चा बनी हुई है। हाल में जनता के लिए खुले इस बेंडिंग ग्लास ब्रिज की लंबाई 100 मीटर है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। चीन के जेजियांग प्रांत में स्थित यह रुई ग्लास ब्रिज जमीन से 140 मीटर ऊंचा है। इसकी खास बनावट की वजह से इसे बेंडिंग ब्रिज नाम दिया गया है। इसकी अनोखी बनावट लोगों को भ्रम में डाल रही है। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यह असली है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे फर्जी बताया है। कुछ लोगों का कहना है कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है। 2020 में खुलने से पहले 2017 में पहली बार जेजियांग प्रांत में ग्लास ब्रिज खोला गया था। भले लोग इसे फर्जी बता रहे हों, यकीन न कर पा रहे हों, लेकिन तब से लेकर अब तक 2 लाख से अधिक लोग इस ब्रिज से गुजर चुके हैं। अपनी खास बनावट के कारण पर्यटकों के लिए यह ब्रिज आकर्षण का केंद्र बन गया है। यह ब्रिज 2 पहाड़ों के बीच स्थित है। पुल की डिजाइन एक जेड रुई से प्रेरित है। इसकी बनावट घुमावदार है, जो चीन में सौभाग्य के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। यह 3 बेंडिंग ब्रिज को जोड़कर बनाया गया है। यहां जा चुके हुए एक पर्यटक ने कहा कि यहां पूरी तरह से फेयरी हाउस के प्राकृतिक दृश्य दिखते हैं, जैसे आकाश में जेड रुई और रेशम से लिपटी हुई परी। चीन का ये पुल दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा पुल है। इस ब्रिज को इजरायली वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया है। यहां लोग बंजी जंप करने या जिप लाइन की सवारी करने भी आते हैं। कुछ इसी तरह का पुल पुर्तगाल में पिछले साल खोला गया। इससे पहले 2018 में चीन ने हांगकांग से मकाऊ तक 34 मील लंबा एक 15 बेन पुल खोला था, जो अब तक का सबसे लंबा समुद्री क्रॉस ब्रिज है। ऑस्ट्रेलिया और चीन एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। चीन द्वारा वाइन पर बढ़ाए गए आयात शुल्क को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO में जाने की चेतावनी दी है। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर डैन तेहन ने कहा कि चीन द्वारा 5 सालों के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना पूरी तरह से अनुचित है और हम इसके लिए और इसके खिलाफ जाते हुए WTO में शिकायत करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने चीन को और क्या कुछ चेतावनी दी है। ऑस्ट्रेलिया और चीन एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। चीन द्वारा वाइन पर बढ़ाए गए आयात शुल्क को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाने की चेतावनी दी है। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर डैन तेहन ने कहा कि चीन द्वारा 5 सालों के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना पूरी तरह से अनुचित है और हम इसके खिलाफ WTO में शिकायत करेंगे। बता दें कि दोनों देशों के संबंध पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण हो गए हैं। खासकर वीगर मुस्लिमों के शोषण और कोरोना वायरस को लेकर ऑस्ट्रेलिया की बयानबाजी से बीजिंग नाराज है। डैन तेहन ने पूरे मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, हम अगले कदम की तैयारी कर रहे हैं और यह चीन के अनुचित फैसले को विश्व व्यापार संगठन में चुनौती देना है।
और देशों में बढ़ते तनाव के बीच चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलियाई वाइन के आयात पर 116.2 से 218.4% तक लेवी लगाने की घोषणा की है, जिस पर ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि इससे उनकी वाइन निर्माता कंपनियों के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। और ऑस्ट्रेलियाई ट्रेड मिनिस्टर ने कहा कि बढ़े हुए टैरिफ का मतलब है कि चीन बाजार में हमारी कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना संभव हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बेहद निराशाजनक और पूरी तरह से अनुचित है। हम इसके खिलाफ WTO में शिकायत करेंगे। वहीं चीन के वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि जांच में यह सामने आया है कि ऑस्ट्रेलिया से आयात होने वाली वाइन को यहां डंप किया जा रहा है और उस पर दी जाने वाली सब्सिडी से चीनी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के आंकड़ों के मुताबिक चीन में वाइन का निर्यात 2019 में रिकॉर्ड 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। पिछले साल के अंत में भी ऑस्ट्रेलिया ने चीन की दादागिरी के खिलाफ WTO का दरवाजा खटखटाया था। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि बीजिंग जानबूझकर उसकी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने के लिए बार बार आयात शुल्क बढ़ा रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि चीन प्रतिशोध की कार्रवाई के लिए टैरिफ को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया शिनजियांग प्रांत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे शोषण के खिलाफ ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ खड़ा था। चीनी सरकार उसी का गुस्सा निकाल रही है। दुनिया भर में दोबारा से कोरोना के मामले बढ़ने के बाद कई देशों ने सख्ती बढ़ा दी है। अब ब्रिटेन में विदेश यात्रा पर लागू पाबंदी को जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही गैर जरूरी वजह से देश छोड़ने वालों पर 5,000 पाउंड यानी करीब 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि ब्रिटेन में विदेश यात्रा पर और क्या क्या पाबंदी लगाई गई है। दुनिया भर में दोबारा से कोरोना के मामले बढ़ने के बाद कई देशों ने सख्ती बढ़ा दी है। अब ब्रिटेन में विदेश यात्रा पर लागू पाबंदी को जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही गैर जरूरी वजह से देश छोड़ने वालों पर 5,000 पाउंड यानी करीब 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में नए नियम अगले सप्ताह से लागू हो सकते हैं और अब सरकार लॉकडाउन से बाहर आने का पूरा रोड मैप तैयार करने में जुट गई है। आगामी 29 मार्च से यह कानून लागू होने जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि बगैर वाजिब वजह से कोई भी देश से बाहर की यात्रा पर नहीं जा सकता। इस कानून के मुताबिक यात्रा संबंधी नियमों को तोड़ने पर करीब 5,000 पाउंड का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा यात्रा संबंधी दस्तावेजों को सही तरह से न भरने पर 200 पाउंड के जुर्माने का प्रावधान है। इस फॉर्म में यात्री को अपनी यात्रा से जुड़ी डिटेल और वजह साफ तौर पर बतानी होगी। नए कानून में काम और स्टडी के चलते विदेश यात्रा की छूट दी गई है। वहीं कॉमन ट्रेवल एरिया या आयरलैंड की यात्रा करने वालों पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी। लागू होने वाले नियमों की 12 अप्रैल को समीक्षा की जाएगी और उसके बाद हर 35 दिन में नियमों को रिव्यू किया जाएगा। इसके अलावा दुनिया के जिन देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहां की यात्रा भी मुश्किल होने वाली है। फ्रांस को इस सप्ताह के अंत तक रेड लिस्ट में डाला जा सकता है। स्वास्थ्य अधिकारी दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भी चिंतित हैं।
ऐसे में पूरा महाद्वीप को रेड लिस्ट में डाला जा सकता है। रेड लिस्ट का मतलब है कि इन देशों की यात्रा के बाद क्वारंटीन रहना अनिवार्य होगा। उधर प्रधानमंत्री जॉनसन ने लॉकडाउन का 1 साल पूरा होने पर अब पाबंदियां हटाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 12 महीने में हमारे बहुत से लोगों की जान गई। मैं उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। आज लॉकडाउन के 1 साल पूरे होने पर पीछे देखने का अवसर है, जो कि देश के इतिहास में सबसे कठिन वर्ष रहा है। बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस से 43 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और 1.25 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ तक प्रधानमंत्री जॉनसन भी कोरोना से संक्रमित हुए थे और कुछ समय तक उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा था। इजिप्ट की स्वेज नहर में फंसा विशालकाय जहाज पूरी दुनिया के लिए समस्या बन गया है। इस जहाज के होने से देशों को रोजाना करोड़ों डॉलर का घाटा हो रहा है। इसी बीच जहाज की कंपनी ने कहा कि समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरों की मदद से जहाज को निकालने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि इस जहाज को निकालने के लिए क्या क्या कोशिश की जा रही है। इजिप्ट की स्वेज नहर में फंसा विशालकाय जहाज पूरी दुनिया के लिए समस्या बन गया है। इस जहाज के फंसने से देशों को रोजाना करोड़ों डॉलर का घाटा हो रहा है। इसी बीच जहाज की कंपनी ने कहा कि समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरों की मदद से जहाज को निकालने की कोशिश की जाएगी। बताते चलें कि जापानी कंपनी शोई किसेन केके का द एवर गिवन जहाज बीते मंगलवार को स्वेज नहर के करीब नहर में फंस गया था। इससे स्वेज नहर के जरिए होने वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित हो गया। दुनिया के कुल व्यापार का 10% ट्रेड इसी जलमार्ग से होता है। शोई किसेन कंपनी के अध्यक्ष युकितो हिगाकी ने कहा कि जहाज को निकालने का प्लान बनाया गया है। नहर में जब ऊंची लहरें उठनी शुरू होंगी तो नौकाओं और कर्मचारियों की मदद से जहाज को निकालने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा, हम यातायात अवरुद्ध करने और बड़ी परेशानी खड़ी करने के लिए माफी मांगते हैं। शोई किसेन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह एक मुश्किल अभियान है। कंपनी ने जहाज का भार कम करने के लिए उसके कंटेनरों को हटाने का विचार किया है। कंपनी ने कहा कि अगर जहाज को बाहर निकालने की कोशिश विफल हो जाती है तो वह इस विकल्प पर विचार कर सकती है। बताते चलें कि स्वेज नहर में जापानी जहाज फंसने से करीब 200 कार्गो शिप नहर में लगे जाम में फंसे हुए हैं। इस जाम में रोजाना 60 नए शिप जुड़ते जा रहे हैं, जिससे दुनिया में चिंता बढ़ रही है। म्यांमार की सेना ने देश की राजधानी में बीते शनिवार को परेड के साथ एनुअल आर्म्ड फोर्स डे का अवकाश मनाया। वहीं देश के अन्य इलाकों में पिछले महीने हुए तख्तापलट के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को दबाने के लिए सैनिकों और पुलिसकर्मियों ने दर्जनों लोगों को गोली मार दी गई। तो चलिए जानते हैं कि इस बार के प्रदर्शन में क्या कुछ हुआ, जिसकी पूरी दुनिया में कड़ी निंदा हो रही है। म्यांमार की सेना ने देश की राजधानी में शनिवार को परेड के साथ एनुअल आर्म्ड फोर्स डे का अवकाश मनाया। वहीं देश के अन्य इलाकों में पिछले महीने हुए तख्तापलट के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को दबाने के तहत सैनिकों और पुलिसकर्मियों ने दर्जनों लोगों को गोली मार दी। अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि जांच अभी भी जारी है और इस आंकड़े में बढ़ोतरी की उम्मीद है। एक रिसर्च के अनुसार मारे गए लोग करीब 24 से ज्यादा शहरों और कस्बों से थे, जो यहां प्रदर्शन करने के लिए आए थे। तख्तापलट के बाद बीते शनिवार का दिन सबसे अधिक रक्तपात वाले दिनों में शामिल हो गया। इन हत्याओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक निंदा हुई है और म्यांमार में कई कूटनीतिक मिशनों ने बयान जारी किए हैं कि जिनमें बीते शनिवार को बच्चों समेत नागरिकों की हत्या का जिक्र है।
म्यांमार के लिए यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि 76वें म्यांमार आर्म्ड फोर्स डे को आतंक और असम्मान के दिन के तौर पर याद किया जाएगा। बच्चों समेत निहत्थे नागरिकों की हत्या ऐसा कृत्य है जिसका कोई बचाव नहीं है। इस साल के कार्यक्रम को हिंसा को उकसाने वाले के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि वे तख्तापलट का दोगुना सार्वजनिक विरोध करेंगे और बड़े प्रदर्शनों का आयोजन करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने अवकाश को उसके मूल नाम प्रतिरोध दिवस के तौर पर मनाया, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी कब्जे के विरोध में बगावत की शुरुआत की। गौरतलब है कि आंग सान सू ची की सरकार को 1 फरवरी को तख्तापलट के जरिए हटाने के विरोध में होने वाले प्रदर्शनों से निपटने के लिए प्रशासन ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। पर ऐसे में म्यांमार में मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। करीब 5 दशक के सैन्य शासन के बाद लोकतांत्रिक सरकार की दिशा में हुई प्रगति पर इस सैन्य तख्तापलट ने विपरीत असर डाला है। वर्ल्ड न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका ही मजा आएगा। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।